तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एफ इज इक्वल टू आर बाई टू का सत्यापन। ठीक है। अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में इस फार्मूले को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अभी हम अवतल दर्पण में देखने वाले हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है जिसके इस बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव, और ध्रुव से गुजरने वाली ये जो रेखा है उसको हम जानते हैं मुख्य अक्ष के नाम से। इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये जो दर्पण है, अवतल दर्पण, जो मिरर है, वो किसी न किसी बड़े मिरर का हिस्सा रहा होगा। इस बड़े मिरर का जो सेंटर होता है उसी को हम इस मिरर का, ये जो बड़ा कांच का टुकड़ा आप देखेंगे, किसी न किसी का तो भाग होगा, तो ये जिस बड़े खोखले गोले का हिस्सा होता है उसी के हम केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। अब वक्रता केंद्र और फोकस के ठीक बीचों बीच वाले बिंदु को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। फोकस को हम एक अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए और इस दर्पण पर आपतित हो, तो ये दर्पण पर आपतित होने के बाद परावर्तित होगी, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उसी बिंदु को हम कहते हैं फोकस। ठीक है। उसी बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु। ऐसा तो ये एक किरण है, ये इस मुख्य अक्ष के समानांतर इस दर्पण पर पड़ी, मान लेते हैं एम बिंदु पर पड़ी। ठीक। कौन से बिंदु पर पड़ी? एम बिंदु पर पड़ी। तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उसको हम कहेंगे फोकस बिंदु। ठीक है। आपको ये पता होगा कि ये फोकस और ये ध्रुव, कल पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि जो दर्पण में या किसी भी दर्पण में हमेशा हम जो दूरी नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे? इस ध्रुव से नापेंगे। कोई भी दूरी हो, चाहे वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, या फिर फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, कोई भी दूरी हो, हम ध्रुव से ही नापेंगे। तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। और ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से इस ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस चित्र में समझिए पहले आप। ये एक अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर हम अवतल दर्पण का नाम दे देते हैं एम एन, नाम हो गया एक एम एन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर ये जो किरण है आपतित हुई है, अगर उस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, ऐसे हम एक स्पर्श रेखा खींचे, ध्यान से देखिएगा, ये हम स्पर्श रेखा खींचे, तो ये जो स्पर्श रेखा है, केंद्र से अगर ये एक त्रिज्या गुजर रही है, तो ये जो त्रिज्या है इस दर्पण का, ये जो त्रिज्या है वो इस स्पर्श रेखा पर होती है लंबवत। क्या होती है? लंबवत होती है। अब अगर ये इस स्पर्श रेखा पर लंबवत है, तो कहने का मतलब है, आप देखिए तो ध्यान से, ये है आपतित किरण, ये इस बिंदु पर पड़ी, और ये परावर्तित किरण है, ऐसे गई। आपको नहीं लगता है कि ये इस सिस्टम के लिए, इस स्थिति के लिए, ये जो है वो जो CM है वो अभिलंब का काम कर रहा है? तो इस कंडीशन में वक्रता त्रिज्या और ये जो आपतन बिंदु है से खींची गई जो त्रिज्या है वो इस सिस्टम के लिए क्या काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा पर लंबवत है। ठीक है। अब अगर ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है आपतन कोण। आपतन कोण को I से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। ये है अभिलंब और ये है परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको हम स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं, परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है। मुझे लग रहा होगा कि शायद पिक्चर छोटी हो गई है, खैर कोई बात नहीं। तो ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो है, ये जो किरण है वो इस मुख्य अक्ष के समानांतर है, ऐसे कुछ इस तरह से। ये दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो गई, और ये एक है प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है।
इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पर ये जो किरण है वो है मुख्य अक्ष के समानांतर, और आपको नहीं लगता है कि ये एक प्रतिच्छेदी रेखा का काम कर रही है कुछ इस तरीके से? तो आप यहाँ देखिए, ये वाला जो आई कोण है, ये वाला जो कोण है आई, क्या वो इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा एकांतर कोण से? यानी ये वाला जो आई है वो इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा एकांतर कोण से? होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात होगा। तो अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, क्योंकि ये किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर है और ये एक प्रतिच्छेदी रेखा की तरह काम कर रहा है, तो आपतन कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आई हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब हम देखने वाले हैं, अब हमारा ध्यान जाना चाहिए ये छोटे वाले त्रिभुज में, ये है कोण आर और ये है कोण आई, ठीक है, यानी कि परावर्तन कोण और आपतन कोण। तो इन ट्रायंगल CMF में इन ट्रायंगल CMF, देखिए ध्यान से, आप जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण का मान यानी कि कोण आई, एंगल आई, ये बराबर होता है परावर्तन कोण के मान का, ठीक है। वैसे परावर्तन का नियम आप लोगों को नहीं पता होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं परावर्तन किसे कहते हैं और इसके क्या क्या नियम होते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल जान लीजिए कि परावर्तन का नियम कहता है कि ये जो आपतन कोण है, ये जो परावर्तन कोण है, ये दोनों कोण का मान बराबर होता है कुछ इस तरीके से कि मान लेते हैं ये एक दर्पण है ऐसे और ये एक है अभिलंब कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं आपतित किरण है, ये ऐसे आपतित हुई, तो ये अभिलंब के साथ जितना डिग्री कोण बना के आपतित होगी, मान लेते हैं 30 डिग्री कोण बना के आपतित हुई, तो ये अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण बना के ही परावर्तित भी होगी, यानी जितनी कोण से आपतित होगी उतनी ही कोण से परावर्तित भी होगी। तो यही दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई बराबर होता है आप परावर्तन कोण के, यानी कि कोण आई बराबर है कोण आर के। वही नियम हम यहाँ लगाने वाले इस ट्रायंगल में। आप ट्रायंगल CMF में देख सकते हैं, ये है कोण आई, ये है कोण आर, कोण आई, ये है कोण आर, और हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। यहाँ ये दोनों बराबर है और ये वाला आई कोण इस कोण के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा। कोण आई बराबर कोण आर, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब अगर अब एक और चीज़ है जो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, ये कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं A, B और C। इस त्रिभुज के कोई सा दो कोण हम ले लें, मान लेते हैं यही दो कोण ले लें। ये अगर 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है सपोज, तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं, तो उन दोनों कोणों के सामने वाली ये जो भुजाएं हैं वो भी आपस में हो जाती हैं बराबर। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। आप इस त्रिभुज में देखिए, कोण आई बराबर हो गया कोण आर की, तो क्या कोण आई के सामने वाली भुजा MF, ये F है, MF कोण R के सामने वाली भुजा CF के बराबर नहीं हो जाएगी? तो हम लिखेंगे यहाँ, अतः ये जो भुजा है कोण I के सामने वाली भुजा MF बराबर होगी CF की, R के सामने वाली भुजा की, यानी कि कोण भुजा MF बराबर होगी CF के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर एक कल्पना करने वाले हैं। कल्पना कैसी? तो हम ये मानने वाले हैं कि क्या हो अगर वस्तु बहुत छोटा हो तो उससे आने वाली ये जो आपतित किरण है वो भी कुछ मुख्य अक्ष के इस इतने नज़दीक से आएगी, बहुत नज़दीक से आएगी। तो जब हम वस्तु को बहुत बहुत छोटा मान लेते हैं तो आपतित किरण भी ये जो मुख्य अक्ष है उससे बहुत करीब से आएगी। यानी हम क्या मानना चाहते हैं? तो हम मानना चाहते हैं, हम ये कल्पना बहुत करीब हो, ठीक है। तो जब बिंदु M बिंदु P के बहुत बहुत करीब आ जाएगी तो
आपको नहीं लगता है कि ये जो सी एम है, सॉरी एफ एम है, ये जो एफ एम है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा? लगता है कि नहीं लगता? जब एम पी के बहुत बहुत करीब आ जाएगी तो आपको नहीं लगता है कि जो एफ एम है वो एफ पी के मतलब करीब करीब बराबर हो जाएगी? हम एकदम एम बिंदु को पी बिंदु पर नहीं ला रहे हैं, हम हल्का सा ऊपर रख रहे हैं, हल्का सा, इतना कम कि हम उसके बीच की दूरी को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं जब बिंदु एम बिंदु पी के बहुत बहुत करीब होगी, करीब हो तो उस वक्त क्या होगा, जो एफ एम है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा, यानी एफ एम बराबर होगा एफ पी के। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में एफ एम बराबर है एफ पी के। एफ एम चाहे एम एफ कहिए या एफ एम कहिए, आखिर तो भुजा उस वही है। तो एफ एम बराबर है एफ पी के। यहाँ एफ एम किसके बराबर है? सी एफ के। तो अगर एल एच एस बराबर समीकरण 1 एवं 2 से हम देख रहे हैं, समीकरण 1 एवं 2 से हम देख रहे हैं क्या, अगर एल एच एस बराबर तो आर एच एस अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कि सी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी के। सी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी के, यहाँ पर देखिए सॉरी, सी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी के। अब अगर सी एफ बराबर हो गया एफ पी के, ठीक है, तो सी एफ को तो हम ये भी लिख सकते हैं, सी एफ बराबर सी पी माइनस एफ पी। सी पी, देखिए सी एफ वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको तो हम किसी भी नाम से डिफाइन नहीं करते हैं, हमको पता ही नहीं है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो हम इसको एक इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमको उसको सूचित करने का आइडिया मिल जाए। जैसे ये सी एफ है तो सी एफ को तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी पी माइनस एफ पी, और हम सी से लेके पी तक की दूरी को भी एफ से लेके पी तक की भी बीच की दूरी को जानते हैं, तो हम सी एफ को लिखने वाले हैं सी पी माइनस एफ पी बराबर एफ पी। ठीक है, ये एफ पी उधर जाएगा तो सी पी बराबर हो जाएगा एफ पी प्लस एफ पी, तो सी पी बराबर 2FP। अब सी पी, सी से लेके पी तक के बीच की दूरी, उसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, हम शुरू में भी बताए थे आपको। तो हम लिखेंगे आर, आर बराबर 2 इंटू एफ पी, एफ से लेके पी तक के बीच की दूरी को स्मॉल एफ यानी कि फोकस दूरी कहते हैं 2F। तो हम इसको यूँ भी लिख, ये भी अच्छा फॉर्मूला है, मतलब इसका अगर हम 2 को इधर भेज दें तो एफ बराबर आर बाई 2, और इसी को हम सिद्ध करने वाले थे। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।